आपने कभी सोचा है कि आप वाकई में अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले रहे हैं, या फिर कोई अनदेखा धागा आपको खींच रहा है? आपके दिमाग में जो ख्याल आते हैं, क्या वो सच में आपके हैं, या फिर लाखों साल पुरानी जिंदा रहने की आदतों का अक्स भर हैं? अल्बर्ट रदरफोर्ड की किताब एलिमेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंक एक ऐसी चाबी है जो आपके दिमाग के उस अंधेरे कमरे को खोलती है जहां आपकी सारी भूलें, आपकी सारी गलतफहमियां और आपके सारे धोखे छुपे बैठे हैं। ये किताब सिर्फ लॉजिक की किताब नहीं है, ये एक आईना है जो आपको दिखाता है कि आप जिस इंसान को समझते हैं वो असल में एक पुरानी मशीन है जो आज की दुनिया में चल रही है और इसी वजह से हर रोज गलतियां कर रही है। समझिए कि आपका दिमाग दो अलग तरीकों से काम करता है। एक तरफ है तेज ऑटोमेटिक सहज सोच जो बिना किसी मेहनत के होती है। दूसरी तरफ है धीमी सोच, समझकर की जाने वाली सोच जो होश में की जाती है। हमारे पुरखे जब अफ्रीका के मैदानों में घूमते थे तब झाड़ियों में हलचल देखकर तुरंत भागने की ताकत ही उनकी जान बचाती थी। उन्हें रुककर सोचने का वक्त नहीं मिलता था कि वो हवा है या चीता। जो फौरन भागता था वो बच जाता था। लेकिन आज जब आप व्हाट्सएप पर कोई वायरल मैसेज पढ़ते हैं और बिना चेक किए आगे भेज देते हैं तो वही पुरानी सिस्टम काम कर रही होती है। आपका दिमाग कहता है कि ये जरूरी लगता है, ये खतरनाक लग रहा है, तुरंत सबको बता दो। और इस तरह झूठी खबरें फैलती हैं, सोसाइटी में लड़ाई होती है और सच कहीं पीछे रह जाती है। सही सोच का मतलब है अपने ऑटोमेटिक दिमाग पर पॉज बटन दबाना और पूछना कि जो मैं सोच रहा हूं क्या वो सच में सही है? जो मुझे बताया जा रहा है क्या उसके पीछे कोई प्रूफ है? जो मैं मानता आया हूं क्या वो सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि हर कोई मानता है? रदरफोर्ड हमें सिखाते हैं कि हमारा दिमाग एक कमाल का टूल है, लेकिन वो गलतियां भी करता है। ये शॉर्टकट्स लेता है जिन्हें कॉग्निटिव बायसेस कहते हैं। ये पैटर्न्स देखता है जहां कुछ नहीं है। ये कहानियां बनाता है ताकि दुनिया समझ में आए, और इन सभी प्रोसेसेस में रियलिटी अक्सर बदल जाती है। मान लीजिए आप किसी इंसान से पहली बार मिलते हैं और वो आपको थोड़ा ठंडा लगता। आपका दिमाग तुरंत एक स्टोरी बनाना शुरू कर देता है कि ये बंदा घमंडी है, रूखा है, अकड़ू है। लेकिन हकीकत में शायद उस बंदे की सुबह बहुत बुरी गुजरी हो, शायद किसी अपने से लड़ाई हुई हो, शायद वो शर्मीला हो और नए लोगों से बात करने में घबराता हो। लेकिन आपका दिमाग इन सभी चांसेस को इग्नोर कर देता है क्योंकि एक आसान एक्सप्लेनेशन बनाना सिंपल है। इसे फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरा कहते हैं, जहां हम दूसरों के बिहेवियर को उनकी पर्सनैलिटी से जोड़ते हैं लेकिन अपने बिहेवियर को हालात से। जब आप किसी से रूखे हो जाते हैं तो आप बहाना देते हैं कि आपका दिन खराब था, लेकिन जब कोई और आपसे रूखा होता है तो आप मान लेते हैं कि वो नेचुरली एक बुरा इंसान है। ये डबल स्टैंडर्ड हमारी इवोल्यूशनरी वायरिंग का हिस्सा है, क्योंकि अपने ग्रुप के अंदर अपनी इज्जत बचाना सरवाइव करने के लिए जरूरी था। अब समझिए कॉन्फर्मेशन बायस की गहराई को, जो शायद सबसे खतरनाक मेंटल ट्रैप है। ये वो आदत है जो आपको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देखने को मजबूर करती है जो आपकी पहले से बिलीव्स को स्ट्रॉन्ग करे। मान लीजिए आपने मन में ठान लिया कि टेक्नोलॉजी लोगों को अलग कर रही है और रिलेशनशिप्स खराब कर रही है। अब आप हर जगह सिर्फ वही एग्जाम्पल्स देखेंगे जो इस थ्योरी को सपोर्ट करें। आप उस कपल को नोटिस करेंगे जो रेस्टोरेंट में बैठे अपने फोन्स पर स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन आप उन बेशुमार कपल्स को इग्नोर कर देंगे जो फोन्स छोड़कर गहरी बातें कर रहे हैं। आप वो स्टडीज पढ़ेंगे जो सोशल मीडिया के बुरे इफेक्ट्स बताती हैं, लेकिन उन रिसर्चेस को हटा देंगे जो दिखाती हैं कि टेक्नोलॉजी ने दौर की दूरी के रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना पॉसिबल बनाया है। धीरे धीरे आपकी परसेप्शन एक एको चेंबर बन जाती है जहां सिर्फ आपकी अपनी आवाज की गूंज सुनाई देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे प्रीहिस्टोरिक दिमाग के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने एक बार ये मान लिया कि कोई खास जगह डेंजरस है तो हर बार वहां जाते वक्त अलर्ट रहना सर्वाइव करने के लिए जरूरी था। अपनी बिलीव्स को हमेशा बदलना एनर्जी इंटेंसिव और कंफ्यूजिंग होता। लेकिन आज की इंफॉर्मेशन एज में जहां हर टॉपिक पर उल्टी सीधी डेटा मिलती है, ये अकड़ आपको इंटेलेक्चुअल ग्रोथ से रोकती है। आप एक आइडियोलॉजिकल बबल में कैद हो जाते हैं और दूसरे पर्सपेक्टिव्स को समझने की एबिलिटी खो देते हैं। रदरफोर्ड बताते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग की नींव है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी,
यानी ये मानने की हिम्मत कि आप गलत हो सकते हैं। ये आइडिया हमारी इवोल्यूशनरी प्रोग्रामिंग के बिल्कुल उलट है, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटीज में अपनी बात पर अड़े रहना और डोमिनेंस दिखाना सोशल हायरार्की में ऊपर चढ़ने के लिए जरूरी था। जो लीडर अपनी डिसीजंस पर शक दिखाता था उसे कमजोर समझा जाता था। लेकिन आज की कॉम्प्लिकेटेड दुनिया में, जहां कोई भी एक इंसान सब कुछ नहीं जान सकता, इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी ही असली ताकत है। ये मानना कि मुझे पूरी पिक्चर नहीं दिख रही, मुझे और सीखने की जरूरत है, ये आपको लगातार बदलने की परमिशन देता है। फिर है अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक, एक और मेंटल शॉर्टकट जो आपकी रियलिटी को मोड़ देता है। जो घटनाएं आसानी से याद आती हैं, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली अस्यूम करता है कि वो ज्यादा कॉमन या होने वाली हैं। प्लेन क्रैशेस का परफेक्ट एग्जाम्पल लीजिए। जब भी कोई प्लेन गिरता है, पूरी दुनिया की मीडिया में हंगामा मच जाता है। हर न्यूज चैनल पर घंटों कवरेज होता है, सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल होते हैं और आपके दिमाग में ये इंसिडेंट गहराई से बैठ जाता है। इसके बाद जब आप एयरपोर्ट जाते हैं तो आपकी धड़कन बढ़ जाती है, हथेलियां पसीने से भीग जाती हैं। हालांकि नंबर्स के हिसाब से आपकी कार में एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी हजारों गुना ज्यादा है, लेकिन एक्सीडेंट्स इतनी ज्यादा हैं कि वो न्यूज नहीं बनती, इसलिए आपका अंदर का दिमाग उन्हें सीरियस खतरा नहीं मानता। ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इसलिए बना क्योंकि हमारे पुरखों को जल्दी डिसीजंस लेने होते थे, कम इंफॉर्मेशन के साथ। अगर किसी ने हाल ही में एक जहरीला सांप देखा था तो पूरा ग्रुप उस एरिया से सावधान रहता था। जो इवेंट्स तेज और हाल की होती थीं, उन्हें प्रायोरिटी मिलती थी क्योंकि वो फौरी खतरे का सिग्नल कर सकती थीं। लेकिन आज की मीडिया से भरी दुनिया में, जहां सेंसेशनल और रेयर इवेंट्स को जानबूझकर बढ़ाया जाता है क्योंकि वो अटेंशन पकड़ती हैं, आपका दिमाग एक टेढ़े वर्जन की रियलिटी में काम करता है। आप टेररिज्म से ज्यादा डरते हैं डायबिटीज से, हालांकि दूसरी बीमारी लाखों गुना ज्यादा लोगों को मारती है। आप अनजान लोगों के खतरे के बारे में परेशान रहते हैं, हालांकि बच्चों के साथ ज्यादातर प्रॉब्लम जानने वालों से होती है। अब बात करते हैं एंकरिंग इफेक्ट की, जो हमारी नंबर्स समझने की एबिलिटी को अपने कब्जे में कर लेती है। जब भी आपको कोई पहला नंबर दिया जाता है, आपकी बात की सोच उसी एंकर के पास घूमती रहती है, चाहे वो नंबर कितना भी बेतुका क्यों न हो। प्रॉपर्टी डीलर्स ये ट्रिक्स बिल्कुल समझते हैं। जब वो आपको कोई घर दिखाने ले जाते हैं और बोलते हैं कि इसकी पूछी जा रही कीमत 1 करोड़ है, हालांकि वो जानते हैं कि बात करके 80 लाख में डील हो जाएगी, तो आपके दिमाग में 1 करोड़ एंकर हो जाता है। अब जब आखिरी कीमत 99 लाख पर सेटल होती है तो आपको लगता है कि आपने बहुत अच्छा सौदा किया, हालांकि असल में वो प्रॉपर्टी 80 लाख की ही थी। सैलरी की बातचीत में भी यही होता है। जो कैंडिडेट पहले बोलता है और एक ऊंचा नंबर फेंकता है, वो बातचीत की डायरेक्शन को कंट्रोल कर लेता है। ये मेंटल खेल इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारा दिमाग अनसर्टेनिटी को हैंडल करने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट्स ढूंढता है। जब प्रीहिस्टोरिक इंसान किसी अनजान इलाके में जाते थे तो वो जानी पहचानी चीजों को रेफरेंस के तौर पर यूज करते थे। आज भी जब हम अनजान सिचुएशंस में होते हैं, हम डेस्परेटली कोई स्टार्टिंग पॉइंट चाहते हैं, कोई बेंचमार्क चाहते हैं, चाहे वो कितना भी बेकार क्यों ना हो। मार्केटर्स और धोखेबाज लोग इस कमजोरी को बेरहमी से इस्तेमाल करते हैं। रदरफोर्ड हमें सिखाते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग बनाने के लिए सबसे पहली जरूरत है खुद को समझने की। आपको अपने खुद के सोचने के पैटर्न्स को देखना होगा, जैसे एक साइंटिस्ट किसी एक्सपेरिमेंट को देखता है। जब आपके मन में कोई पक्की राय बनती है तो रुकिए और पूछिए कि क्या मैं सिर्फ कॉन्फर्मेशन बायस का शिकार हो रहा हूं। जब कोई आपको कोई दावा बताता है तो ऑटोमेटिकली मानने की बजाय पूछिए कि सबूत क्या है, सॉस कितना भरोसेमंद है, क्या और एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं। जब आप कोई फैसला लेने वाले हैं तो चेक करिए कि क्या कोई कॉग्निटिव बायस आपकी समझ को धुंधला कर रही है। तार्किक गलतियों को पहचानना भी क्रिटिकल थिंकिंग का जरूरी पार्ट है। एड होमिनेम अटैक्स, जहां किसी के आर्ग्यूमेंट को उसकी पर्सनैलिटी पर हमला करके खारिज कर दिया जाता है। स्ट्रॉ मैन फैलेसी, जहां किसी की असली बात को तोड़ मरोड़ कर एक कमजोर वर्जन बनाया जाता है और फिर उसे आसानी से तोड़ दिया जाता है। फॉल्स डाइकोटमी, जहां पेचीदा मुद्दों को सिर्फ 2 एक्सट्रीम ऑप्शंस में कर दिया जाता है जबकि रियलिटी में स्पेक्ट्रम होता है। स्लिपरी स्लोप,
जहां ये आर्ग्यू किया जाता है कि एक छोटी एक्शन जरूर एक बड़ी आफत की ओर ले जाएगी बिना कोई सबूत दिए। अपील टू अथॉरिटी, जहां किसी मशहूर बंदे की बात को सिर्फ इसलिए सच मान लिया जाता है क्योंकि वो मशहूर है, चाहे उस टॉपिक में उनकी एक्सपर्टीज हो या नहीं। ये सभी फैलेसीज इसलिए काम करती हैं क्योंकि ये हमारी इवोल्यूशनरी कमजोरियों को निशाना बनाती हैं। एड होमिनेम इसलिए काम करता है क्योंकि ट्राइबल टाइम्स में पर्सनैलिटी की परख जरूरी थी, ये तय करने के लिए कि किस पर ट्रस्ट किया जाए। अपील टू अथॉरिटी इसलिए काम करता है क्योंकि ऊंच नीच वाली स्ट्रक्चर्स में सरवाइव करने के लिए बड़े लोगों को फॉलो करना सेफ था। फॉल्स डाइकोटमी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि दो में से एक चुनना सस्ता है, बारीक सोच महंगी है। क्रिटिकल थिंकिंग का एक और जरूरी एलिमेंट है इमोशंस को काबू करना। हमारी भावनाएं हमारी रीजनिंग को गहराई से असर करती हैं, अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। जब आप गुस्से में होते हैं तो आपका दिमाग अग्रेसिव हलों की ओर झुक जाता है। जब आप डरे हुए होते हैं तो हर सिचुएशन में खतरा दिखने लगता है। जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप रिस्क्स को कम समझते हैं। ये इमोशनल हाईजैकिंग हमारे लिम्बिक सिस्टम की देन है, जो रैशनल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से ज्यादा पावरफुल और फास्ट है। सर्वाइव करने के लिए यह जरूरी था कि इमोशंस जल्दी एक्शन ट्रिगर करें, लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में यह अक्सर उल्टा पड़ता है। रदरफोर्ड जोर देते हैं कि अच्छा क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए आपको अपनी इमोशंस को दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना है और फिर होश में तय करना है कि क्या वो सही हैं। जब आप किसी पॉलिटिकल बहस में और महसूस करते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो वो सिग्नल है कि आपकी ट्राइबल इंस्टिंक्ट्स चालू हो रही हैं। पुराने जमाने में अपने ग्रुप की हिफाजत करना सर्वाइव करने का मामला था, इसलिए आज भी जब हमारी आइडियोलॉजिकल ट्राइब को चुनौती दी जाती है तो हम फिजिकली खतरे में फील करते हैं। लेकिन अगर आप इस इमोशनल रिस्पॉन्स को पहचान लें तो आप होश में चुन सकते हैं कि डिफेंसिव होने की बजाय क्यूरियस बने, अटैक करने की बजाय समझने की कोशिश करें। संक कॉस्ट फैलेसी भी हमारी डिसीजन मेकिंग को बुरी तरह खराब करती है। आपने किसी प्रोजेक्ट में 2 साल लगा दिए, लाखों रुपए डाल दिए, लेकिन अब साफ दिख रहा है कि वो फेल होने वाला है। समझदारी का फैसला होगा कि आप अपना नुकसान काटें और आगे बढ़ें। लेकिन आपका दिमाग कहता है कि इतना इन्वेस्टमेंट बर्बाद नहीं हो सकता, थोड़ा और ट्राई करते हैं, और आप और रिसोर्सेज डालते रहते हैं एक डूबते जहाज में। ये इसलिए होता है क्योंकि लॉस से डर हमारी साइकोलॉजी में गहराई से बैठा है। हमारे पुरखों के लिए रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड थे, इसलिए कोई भी लॉस संभावित तौर पर जान का खतरा था। इसलिए हमारा दिमाग लॉसेस को गेन्स से ज्यादा तीव्रता से फील करता है। खोने का दर्द पाने की खुशी से 2 गुना ताकतवर होता है। ग्रुप थिंक की घटना भी दिलचस्प है। जब लोग ग्रुप्स में होते हैं तो इंडिविजुअल क्रिटिकल थिंकिंग अक्सर बंद हो जाती है। हर कोई सहमति के साथ जाना चाहता है, अलग बात करना अनकंफर्टेबल लगता है, और धीरे धीरे पूरा ग्रुप ऐसे डिसीजंस लेने लगता है जो अकेले में कोई भी नहीं लेता। कॉर्पोरेट बोर्ड्स में हम ये देखते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज में देखते हैं, यहां तक कि दोस्तों के ग्रुप्स में देखते हैं। ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है क्योंकि ट्राइबल एकता सर्वाइव करने के लिए बहुत जरूरी थी। जो इंडिविजुअल ग्रुप से अलग राय रखता था उसे बाहर किया जा सकता था, जो प्रैक्टिकली एक मौत की सजा थी। तो हमारा दिमाग सोशल हार्मनी को सच से ज्यादा प्रायोरिटी देने के लिए बना है। रदरफोर्ड बताते हैं कि असली क्रिटिकल थिंकर बनने के लिए आपको इंटेलेक्चुअल साहस चाहिए। साहस अथॉरिटी को सवाल करने का, साहस मशहूर राय को चुनौती देने का, साहस ये मानने का जब आप गलत हों, साहस अपना दिमाग बदलने का जब बेहतर सबूत मिले। ये खूबियां नेचुरल नहीं आती क्योंकि ये इवोल्यूशनरी सेंस में रिस्की थीं। लेकिन आज की जटिल, तेजी से बदलती दुनिया में, जहां कल की सच्चाई आज पुरानी हो सकती है, फ्लेक्सिबिलिटी और ओपननेस ही असली सरवाइव करने की स्किल्स हैं। आपका दिमाग अभी भी घास के मैदान पर चल रहा है, लेकिन आपका शरीर कंक्रीट के जंगल में है, और इस बेमेल को समझना ही आजादी की पहली सीढ़ी है। अब आइए बात करें रिसेंसी बायस की, जो हमारे फैसलों को तोड़ मरोड़ देता है। हमारा दिमाग हाल की घटनाओं को ज्यादा वजन देता है और पुरानी जानकारी को इग्नोर कर देता है। मान लीजिए आपने पिछले महीने शेयर बाजार में पैसे लगाए और अच्छा मुनाफा हुआ। अब आप सोचते हैं कि शेयर बाजार इजी मनी है और आप अपनी पूरी सेविंग्स उसमें झोंक देते हैं। आप पिछले सालों के डेटर को इग्नोर कर देते हैं,
जो दिखाता है कि बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप सिर्फ अपने हालिया अनुभव पर ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो आपके दिमाग में ताजा है। ये इसलिए होता है क्योंकि हमारे पुरखों के लिए हाल की जानकारी ज्यादा रेलेवेंट थी। अगर कल एक खास जगह पर शेर देखा गया था तो आज उस जगह पर सावधान रहना जान बचा सकता था। 5 साल पहले की जानकारी उतनी काम की नहीं थी, लेकिन आज जहां लॉन्ग टर्म पैटर्न्स और ट्रेंड्स को समझना जरूरी है, ये रिसेंसी बायस हमें बड़ी गलतियों की ओर ले जाता है। हाइंडसाइट बायस भी हमारी सोच को धोखा देता है। जब कोई घटना हो जाती है तो आपको लगता है कि आप पहले से जानते थे कि ऐसा होने वाला है। मान लीजिए कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। अब आप कहते हैं कि मुझे पहले से पता था कि ये कंपनी डूबेगी, इसके साइंस तो साफ थे। लेकिन जब कंपनी चल रही थी तब आपको कुछ नहीं दिखा था। ये हाइंडसाइट बायस है, जहां आउटकम जानने के बाद हम सोचते हैं कि हमें पहले से पता था। ये हमारी लर्निंग को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि हम अपनी असली गलतियों से नहीं सीखते। हम खुद को धोखा देते हैं कि हम हमेशा से स्मार्ट थे। ये इवोल्यूशनरी तौर पर इसलिए बना क्योंकि अपने ग्रुप में कॉन्फिडेंट दिखना जरूरी था। जो लीडर डाउट दिखाता था उसे कमजोर माना जाता था। तो हमारा दिमाग पास्ट को रिराइट कर देता है ताकि हम कॉन्फिडेंट दिखें। बैंडवागन इफेक्ट एक और ताकतवर बायस है। जब आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग कुछ कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है कि वो सही होगा। मान लीजिए सड़क पर एक भीड़ खड़ी है और सब ऊपर आसमान की तरफ देख रहे हैं। आप भी रुक जाते हैं और ऊपर देखने लगते हैं, हालांकि आपको पता नहीं कि वो क्या देख रहे हैं। शायद वहां कुछ है ही नहीं, शायद पहला बंदा बस यूं ही देख रहा था और बाकी लोग उसे कॉपी कर रहे हैं, लेकिन आप भी ऑटोमेटिकली ज्वाइन कर लेते हैं। ये सोशल प्रूफ की ताकत है। हमारे पुरखों के लिए ट्राइब के साथ रहना सेफ था। अगर पूरा ग्रुप किसी डायरेक्शन में भाग रहा है तो सवाल पूछने से पहले भाग जाना ज्यादा सेफ था, क्योंकि शायद कोई खतरा है। आज भी जब आप कोई प्रोडक्ट इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हर कोई खरीद रहा है, या कोई ओपिनियन इसलिए रखते हैं क्योंकि हर कोई रखता है, तो वही एंशिएंट मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। कंपनीज इस बायस को एड्स में यूज करती हैं जब वो कहती हैं लाखों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या देश का नंबर 1 ब्रांड। स्टेटस क्वो बायस हमें चेंज से रोकता है। हम जो हालात में हैं उसी में रहना पसंद करते हैं, चाहे वो अच्छे ना हो। मान लीजिए आपकी जॉब में आप खुश नहीं हैं, सैलरी कम है, बॉस तंग करता है, ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप वहीं बने रहते हैं क्योंकि चेंज करना स्कैरी लगता है। आपको एक बेहतर जॉब का ऑफर भी मिल जाए तो भी आप सोचते रहते हैं कि पता नहीं नई जगह कैसी होगी, कम से कम यहां तो पता है क्या है। ये बायस इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि हमारे पुरखों के लिए नोन खतरा अननोन से बेहतर था। अगर आप किसी केव में रह रहे हो जहां खाना कम मिलता है लेकिन सरवाइव हो जा रहे हो, तो नई जगह ढूंढना रिस्की था, क्योंकि वहां ज्यादा बड़े प्रेडेटर्स हो सकते थे या बिल्कुल खाना न मिले, तो रहना ही सेफ था। लेकिन आज की दुनिया में जहां अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना जरूरी है, ये बायस हमें मीडियोक्रिटी में फंसाए रखता है। ओवर कॉन्फिडेंस बायस शायद सबसे खतरनाक है, क्योंकि ये हमें लगता है कि हम दूसरों से ज्यादा स्मार्ट हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो एवरेज से बेहतर ड्राइवर्स हैं, जो मैथमेटिकली असंभव है। ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स सोचते हैं कि उनका स्टार्टअप जरूर सक्सीड करेगा, हालांकि 90 स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। ये ओवर कॉन्फिडेंस इवोल्यूशनरी तौर पर इसलिए बना क्योंकि कॉन्फिडेंस दिखाना माइटिंग और लीडरशिप के लिए जरूरी था। जो मेल ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखता था उसे फीमेल पार्टनर मिलने के चांसेस ज्यादा थे। जो लीडर कॉन्फिडेंट था उसे ट्राइब फॉलो करती थी। तो हमारा दिमाग हमें एक्चुअली होने से ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। लेकिन आज जब रियल कॉम्पिटेंस की जरूरत है, ये फॉल्स कॉन्फिडेंस हमें बड़ी गलतियां करवाता है। हम रिस्क्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते और फिर फेल होते हैं। डनिंग क्रूगर इफेक्ट इससे जुड़ा हुआ है, जहां जो लोग कम जानते हैं वो सोचते हैं कि वो बहुत जानते हैं, और जो एक्चुअली एक्सपर्ट्स हैं वो डाउट में रहते हैं। मान लीजिए किसी ने YouTube पर कुछ वीडियोस देख लिए किसी टॉपिक पर, और अब वो सोचता है कि वो एक्सपर्ट है। वो सोशल मीडिया पर बड़े बड़े क्लेम्स करता है, लोगों को सलाह देता है, जबकि असली एक्सपर्ट जो उस फील्ड में 10 साल से काम कर रहा है, वो हमेशा कहता है कि अभी बहुत कुछ सीखना है।
ये इसलिए होता है क्योंकि जब आप कम जानते हैं तो आपको पता ही नहीं कि आप क्या नहीं जानते। आप एक छोटे बबल में हैं और आपको लगता है कि पूरी दुनिया बस इतनी ही है। जब आप ज्यादा सीखते हैं तो आपको रियलाइज होता है कि फील्ड कितनी विशाल है और आप कितना कम जानते हैं, तो आप हम्बल हो जाते हैं। ये इफेक्ट आज की दुनिया में बहुत खतरनाक है क्योंकि इंटरनेट पर हर कोई एक्सपर्ट बनकर बैठा है और कॉन्फिडेंट तरीके से गलत जानकारी फैला रहा है। नेगेटिविटी बायस हमें नेगेटिव चीजों पर ज्यादा ध्यान देने को मजबूर करता है। अगर आपको उस कॉम्प्लीमेंट्स मिलें और एक क्रिटिसिज्म, तो आप पूरा दिन उस एक क्रिटिसिज्म के बारे में सोचते रहेंगे। अगर न्यूज में 9 अच्छी खबरें हों और एक बुरी, तो वो बुरी ही आपको याद रहेगी। ये इवोल्यूशनरी डिजाइन है क्योंकि नेगेटिव इंफॉर्मेशन सरवाइव करने के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपको ये पता चल गया कि कहाँ खाना मिलता है, ये अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको ये पता चल गया कि कहाँ शेर रहता है, ये आपकी जान बचा सकती है। तो नेगेटिव इंफॉर्मेशन को ज्यादा प्रायोरिटी मिलती थी। आज भी न्यूज चैनल्स इसी बायस को एक्सप्लॉइट करते हैं। वो जानते हैं कि नेगेटिव न्यूज ज्यादा अटेंशन पकड़ती है, तो वो क्राइम, एक्सीडेंट्स, डिजास्टर्स को हाईलाइट करते हैं। इससे हमें लगता है कि दुनिया पहले से ज्यादा खराब हो गई है, हालांकि स्टैटिस्टिकली दुनिया कई मामलों में बेहतर हुई है। पॉवर्टी कम हुई है, लिटरेसी बढ़ी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, लेकिन हमें सिर्फ नेगेटिव ही दिखता है। हेलो इफेक्ट एक फैसिनेटिंग बायस है, जहां किसी की एक अच्छी क्वालिटी हमें उसकी बाकी क्वालिटीज के बारे में भी पॉजिटिव सोचने पर मजबूर करती है। मान लीजिए कोई बंदा बहुत अट्रैक्टिव है, तो ऑटोमेटिकली हम असूम करते हैं कि वो इंटेलिजेंट भी होगा, काइंड भी होगा, सक्सेसफुल भी होगा। हालांकि लुक्स का इंटेलिजेंस से कोई कनेक्शन नहीं है। कंपनीज इस बायस को यूज करती हैं जब वो अट्रैक्टिव मॉडल्स को एड्स में रखती हैं। पॉलिटिशियन अगर अच्छा स्पीकर है तो हम अस्यूम करते हैं कि वो ऑनेस्ट भी होगा, केपेबल भी होगा। ये बायस इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेना पसंद करता है। पूरी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने की बजाय 1-2 क्वालिटीज देखकर पूरा कंक्लूजन निकाल लेना आसान है। ट्राइबल टाइम्स में जल्दी डिसीजंस लेने होते थे तो ये शॉर्टकट काम आता था, लेकिन आज ये हमें गलत लोगों पर ट्रस्ट करने की ओर ले जाता है। ऑप्टिमिज्म बायस हमें लगाता है कि बुरी चीजें दूसरों के साथ होती हैं, हमारे साथ नहीं। आप सोचते हैं कि एक्सीडेंट दूसरों के साथ होते हैं, मेरे साथ नहीं होगा। डिजीज दूसरों को होती है, मुझे नहीं होगी। डिवोर्स दूसरों का होता है, मेरी शादी तो हमेशा चलेगी। ये बायस इसलिए है क्योंकि अगर हम हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो के बारे में सोचें तो हम पैरालाइज्ड हो जाए और कुछ करें ही नहीं। हमारे पुरखों को हंत पर जाना पड़ता था, हालांकि खतरा था। अगर वो हमेशा डर में रहते तो खाना ही न मिलता। तो थोड़ी ऑप्टिमिज्म जरूरी थी एक्शन लेने के लिए, लेकिन आज ये बायस हमें प्रॉपर प्रिकॉशंस न लेने की ओर ले जाता है। हम हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लेते, साइड बेल्ट नहीं पहनते, इमरजेंसी फंड नहीं बनाते, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। प्लानिंग फैलेसी हमें हर काम में लगने वाले टाइम और एफर्ट को अंडर एस्टिमेट करवाता है। जब आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो आपको लगता है कि 2 हफ्ते में हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में 6 महीने लग जाते हैं। हर बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बजट और टाइमलाइन से ज्यादा लेता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम प्लान बनाते हैं तो हम आइडियल सिनेरियो के बारे में सोचते हैं। हम अस्यूम करते हैं कि सब कुछ स्मूथ चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम भूल जाते हैं कि पिछली बार भी ऐसा ही सोचा था और फिर भी डिले हुआ था। इवोल्यूशनरी तौर पर ऑप्टिमिस्टिक प्लानिंग सेंस बनाती थी, क्योंकि अगर हम रियलिस्टिक होते तो शायद कोशिश ही न करते। लेकिन आज ये हमें डेडलाइंस मिस करवाता है, रिसोर्सेज की कमी पैदा करता है और स्ट्रेस बढ़ाता है। मेयर एक्सपोजर इफेक्ट बताता है कि जो चीज हम बार बार देखते हैं वो हमें ऑटोमेटिकली पसंद आने लगती है। इसलिए कंपनीज अपने एड्स बार बार दिखाती हैं। पहली बार जब आप कोई एड देखते हैं तो शायद इरिटेटिंग लगे, लेकिन 10वीं 20वीं बार के बाद वो फेमिलियर लगने लगता है और फेमिलियर चीजें कंफर्टेबल लगती हैं। पॉलिटिशियंस भी इसी प्रिंसिपल पर चलते हैं, बार बार अपना चेहरा और नाम दिखाते हैं ताकि वोटर्स को फेमिलियर लगे। ये इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन इसलिए बनी क्योंकि जो चीजें बार बार एनकाउंटर होती थीं और कोई हार्म नहीं करती थीं, वो सेफ समझी जाती थीं। नई चीजें पोटेंशियली डेंजरस हो सकती थीं, तो फेमिलियरिटी सेफ्टी का सिग्नल था।
लेकिन आज मार्केटर और प्रोपेगेंडिस्ट्स इस बायर्स को यूज करके हमारी चॉइसेस को मैनिपुलेट करते हैं। रदरफोर्ड हमें बताते हैं कि इन सभी बायर्सेस से पूरी तरह बचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये हमारे ब्रेन की बुनियादी आर्किटेक्चर का हिस्सा हैं। लेकिन अवेयरनेस ही पहला कदम है। जब आप जानते हैं कि आपका दिमाग कैसे धोखा खा सकता है, तो आप ज्यादा सावधान रहते हैं। आप अपनी सोच को क्वेश्चन करते हैं, आप दूसरे पर्सपेक्टिव्स ढूंढते हैं, आप एविडेंस मांगते हैं, आप अपनी इमोशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं और उन्हें अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। क्रिटिकल थिंकिंग एक स्किल है जो प्रैक्टिस से डेवलप होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में मसल्स बनते हैं। हर बार जब आप अपने ऑटोमेटिक रिएक्शन को रोकते हैं और सोचते हैं, आप अपने क्रिटिकल थिंकिंग मसल को स्ट्रांग बनाते हैं और धीरे धीरे ये सेकंड नेचर बन जाती है। आपका पुराना दिमाग अभी भी वही है, वही शॉर्टकट्स लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आपके पास एक अवेयर माइंड भी है जो उसे चेक करता है। और इसी बैलेंस में, इसी टेंशन में असली विजडम पैदा होती है। सोचिए उस सुकून के बारे में जो आपको तब मिलता है जब आपको लगता है कि आप 100% सही हैं, जब दुनिया बिल्कुल साफ काली और सफेद नजर आती है। लेकिन रदरफोर्ड कहते हैं कि यह सुकून एक मीठा जहर है जो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को मार रहा है। असली दुनिया बाइनरी नहीं है, वो प्रोबेबिलिटीज में चलती है, वो संभावनाओं का खेल है। हमारा पुराना दिमाग अनसर्टेनिटी से नफरत करता है, क्योंकि अनिश्चितता का मतलब था मौत। अगर झाड़ी हिली तो हमारे पूर्वज ये कैलकुलेट नहीं करते थे कि 20 हवा हो सकती है और 80 शेर। वो सीधे 100 शेर मानकर भाग जाते थे। ये इंस्टिंक्ट आज हमें न्यूएस्ट सोच रखने से रोकती है। हम चाहते हैं कि या तो ये पॉलिटिकल पार्टी एकदम सही है या एकदम गलत, या तो ये इंसान देवता है या शैतान। लेकिन हकीकत हमेशा बीच में होती है, ग्रे एरिया में। प्रोबेबिलिस्टिक थिंकिंग का मतलब है अपने दिमाग को ये सिखाना कि मैं शायद सही हूं, लेकिन मैं गलत होने की संभावना भी रखता हूं। ये सोच आपको उस कट्टरता से बचाती है जो आजकल समाज में जहर घोल रही है। जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचते हैं, तो आप बहस जीतने के लिए नहीं, बल्कि सच के करीब पहुंचने के लिए बात करते हैं। इसी से जुड़ा है बेयजियन थिंकिंग का कॉन्सेप्ट, जो सुनने में मुश्किल लगता है लेकिन असल में बहुत सिंपल और पावरफुल है। इसका मतलब है कि अपनी बिलीफ्स को पत्थर की लकीर मत मानो, बल्कि उन्हें एक कच्चे नक्शे की तरह देखो, जो नई इंफॉर्मेशन मिलने पर अपडेट होना चाहिए। ज्यादातर लोग अपनी राय को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर कोई उनकी राय को चुनौती दे, तो उन्हें लगता है कि उन पर हमला हो रहा है। लेकिन एक क्रिटिकल थिंकर अपनी राय को कपड़ों की तरह पहनता है। अगर मौसम बदला यानी नए फैक्ट्स आए, तो वो कपड़े बदल लेता है। ये पलटना नहीं है, ये इवॉल्व होना है। अगर आपको पता चले कि जिस हेल्थ डाइट को आप फॉलो कर रहे थे, उस पर नई रिसर्च आई है जो उसे गलत बताती है, तो क्या आप अपनी गलती मानेंगे या उस रिसर्च को ही फेक कह देंगे? बेयजियन ब्रेन हमेशा पूछता है, अगर मैं गलत हूं तो दुनिया कैसी दिखेगी? और फिर वो उस दुनिया के सबूत ढूंढता है। अब जरा गौर कीजिए उन कहानियों पर जो हम खुद को सुनाते हैं जब दुनिया समझ से बाहर होने लगती है। हम कंस्पिरेसी थीरीज की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? क्यों हमें लगता है कि दुनिया को कोई सीक्रेट ग्रुप चला रहा है? रदरफोर्ड समझाते हैं कि हमारा दिमाग पैटर्न्स ढूंढने की मशीन है। हमें कैओस यानी अराजकता बर्दाश्त नहीं होती। ये मानना बहुत डरावना है कि दुनिया रैंडम है और एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। इससे बेहतर हमें ये लगता है कि कोई तो है जो कंट्रोल में है, भले ही वो बुरे लोग हों। कंस्पिरेसी थीरीज हमें एक फॉल्स सेंस ऑफ कंट्रोल देती हैं कि मुझे असली सच पता है जो भेड़ों को नहीं पता। यहां पर ओकैम्स रेजा नाम का एक मेंटल टूल बहुत काम आता है। ये नियम कहता है कि अगर किसी घटना के लिए आपके पास 2 एक्सप्लेनेशंस हैं, तो जिस एक्सप्लेनेशन में सबसे कम असम्पशंस हों, वही सच होने की ज्यादा संभावना रखती है। अगर आपके घर की लाइट चली गई, तो क्या ये ज्यादा मुमकिन है कि बिजली विभाग में कोई फॉल्ट हुआ है, या ये कि एलियंस ने आपके घर की वायरिंग काट दी है? सुनने में ये मजाकिया लगता है, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर मुश्किल और चटपटी वजहें ढूंढते हैं, जबकि सच बहुत सीधा और बोरिंग होता है। इसी तरह हनलन्स रेजर हमें रिश्तों में कड़वाहट से बचाता है। ये कहता है उस चीज के लिए कभी भी बुराई को दोष मत दो जिसे बेवकूफी या लापरवाही से समझाया जा सकता है। अगर किसी ने आपका ईमेल रिप्लाई नहीं किया,
तो आप तुरंत सोचते हैं कि वो आपको इग्नोर कर रहा है, वो एरोगेंट है। लेकिन हो सकता है कि वो बस काम में व्यस्त हो और भूल गया हो। अगर कोई गाड़ी आपके सामने कट मार दे तो आप उसे दुश्मन मान लेते हैं, जबकि हो सकता है उसका ध्यान कहीं और हो। हम दूसरों के एक्शंस के पीछे मैलिस यानी बुरा इरादा ढूंढते हैं, क्योंकि जंगल में दुश्मन के इरादे को भांपना जरूरी था। लेकिन आज की दुनिया में ज्यादातर लोग आपके खिलाफ साजिश नहीं कर रहे, वो बस अपनी उलझनों में फंसे हैं। ये एक सिंपल सा थॉट आपकी जिंदगी से आधे से ज्यादा स्ट्रेस और गुस्से को खत्म कर सकता है। लेकिन आज हमारे सामने एक ऐसी चुनौती है जो हमारे पूर्वजों के सामने कभी नहीं थी, एल्गोरिथम। रदरफोर्ड की टीचिंग्स आज के डिजिटल एज में और भी जरूरी हो जाती हैं, जहां आपकी अटेंशन को हैक किया जा रहा है। सोशल मीडिया कंपनीज ने दुनिया के बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट्स को हायर किया है, सिर्फ एक काम के लिए, आपके दिमाग की इन कमियों को एक्सप्लॉइट करके आपको स्क्रीन से चिपकाए रखना। वो जानते हैं कि आपको वैलिडेशन चाहिए, तो वो लाइक्स का सिस्टम बनाते हैं। वो जानते हैं कि आपको नॉवेल्टी चाहिए, तो वो इन्फिनिट स्क्रॉल बनाते हैं। वो जानते हैं कि आपको ट्राइबल बिलोंगिंग चाहिए, तो वो आपको उन पोस्ट्स को दिखाते हैं जो आपको गुस्सा दिलाएं और अपनों के करीब लाएं। आप सोचते हैं कि आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं, लेकिन असल में इंटरनेट आपको यूज कर रहा है। वो वेरिएबल रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एक स्लॉट मशीन की तरह, जहां आपको पता नहीं होता कि अगली पोस्ट मजेदार होगी या नहीं, और यही अनसर्टेनिटी डोपामाइन रिलीज करती है। एक क्रिटिकल थिंकर होने का मतलब है इस मैट्रिक्स को देखना, ये समझना कि जब आप फोन उठाते हैं तो आप एक लड़ाई के मैदान में उतर रहे हैं, जहां एक तरफ आपकी विल पावर है और दूसरी तरफ हजारों सुपर कंप्यूटर्स जो आपके दिमाग को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम इस इवोल्यूशनरी बैगेज और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच पिसने के लिए मजबूर हैं? जवाब है पॉज, रुकना। हमारे दिमाग का ऑटोमेटिक सिस्टम तेज है, लेकिन वो बेवकूफ है। हमारा कॉन्शियस सिस्टम धीमा है, लेकिन वो समझदार है। सारी गलतियां तब होती हैं जब हम रिएक्ट करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत उस एक सेकंड के पॉज से होती है जो स्टिम्युलस और रिस्पॉन्स के बीच होता है। जब कोई खबर पढ़कर खून खौले तो पॉज, पूछो क्या ये सच है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है? जब कोई सामान खरीदने का मन करे तो पॉज, क्या मुझे इसकी जरूरत है या मैं स्टेटस खो बायस में फंस रहा हूं? ये पॉज ही वो जगह है जहां आपकी आजादी छुप है। रदरफोर्ड हमें ये नहीं कहते कि हमें इमोशंस को खत्म कर देना है और पत्थर बन जाना है। वो कहते हैं कि हमें अपनी सोच का ड्राइवर बनना है, न कि पैसेंजर। हमें अपने दिमाग के बगीचे का माली बनना होगा, जो रोजाना देखता है कि कौन से विचार खरपतवार की तरह उग रहे हैं और उन्हें उखाड़ फेंकना होगा। अंत में यह समझ लीजिए कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई मंजिल नहीं है जहां आप एक दिन पहुंच जाएंगे और कहेंगे कि बस अब मैं समझदार हो गया। ये एक प्रोसेस है, एक रोज की लड़ाई है अपनी खुद की बायोलॉजी के खिलाफ। आप फिर से गलती करेंगे, आप फिर से बायस में फंसेंगे, आप फिर से इमोशनल होंगे, और ये ठीक है। मकसद परफेक्ट होना नहीं है, मकसद कल से थोड़ा बेहतर होना है। मकसद ये है कि जब अगली बार आप कोई फैसला लें तो वो फैसला आपका हो, न कि आपके डर का, न कि आपकी ईगो का, और न ही किसी एल्गोरिथम का। अपनी सोच को साफ करना अपनी जिंदगी को साफ करना है, क्योंकि अंत में आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप हैं। अपने लेंस को साफ कीजिए और अचानक आपको दिखेगा कि आप एक कठपुतली नहीं हैं, आप वो हाथ हैं जो धागे थाम सकता है। यही क्रिटिकल थिंकिंग का असली जादू है।